देखो हमारा जो किरचॉफ लॉ हम यूज करते थे ना, किरचॉफ लॉ में क्या क्वेश्चन होता था कि एक कांस्टेंट एरिया का रॉड रहता था, ये लेंथ L और एरिया A रहता था। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर T1, इधर T2, तो T1 टू T2 हीट फ्लो होता था। तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। R क्या होता था? L अपॉन KA। हाँ, तो यहाँ पे R में कोई टेंशन नहीं था, R कांस्टेंट था। बट इस केस में अगर सपोज करो अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा, देखो मैं फिर से बनाता हूँ, समझो कि अंदर एक स्फीयर है ऐसा, जिसका इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है, मतलब इधर मटेरियल है पूरा एक शेल के जैसा है, जिसके अंदर एक कैविटी जैसा है। कैविटी का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है। इसका मतलब हीट निकलेगा चारों तरफ, हीट फ्लो होगा। अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ रेडिएशन अपने को निकालना है, किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। इनर रेडियस A है, जो अंदर खाली जगह जो एयर है उसका रेडियस A है, बाहर का रेडियस कितना है B। तो किस रेट से हीट फ्लो होगा? तो इस केस में देखो लेंथ तो कांस्टेंट, लेंथ हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? B और A के बीच में है लेंथ इतना, लेकिन जो एरिया है, जैसे जैसे हीट फ्लो होगा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में उसको कम सरफेस एरिया मिलेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो सरफेस एरिया इज वेरिएबल, हाँ, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे? अपना एक खुद का पहले एक एरिया मानते हैं, अपना एक खुद का स्फीयर एज्यूम करो, बिकॉज़ व्हेनेवर अ क्वांटिटी इज वेरिएबल हमको इंटीग्रेशन पे ही जाना पड़ता है। तो हम क्या करें, पहले अपना एक छोटा सा स्फीयर एज्यूम करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे, x रेडियस का मैंने एक छोटा सा अपना एक स्फीयर एज्यूम कर लिया है। रेड लाइन से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, dx थिकनेस लिया मैंने, एक अपना सा एक स्फीयर एज्यूम कर लिया। ये जो मैंने एज्यूम किया, इसका थिकनेस कितना है? dx, मतलब x रेडियस पे एक dx थिकनेस, इसका जो थिकनेस है दैट इज dx थिकनेस का एक स्फीयर एज्यूम कर लिया। अब मैं देखता हूं कि इस dx थिकनेस वाले स्फीयर से कितना हीट रेडिएट हो रहा है। बाद में मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक। अगर मैं एक बार ये अपना जो एक छोटा सा स्फीयर एज्यूम किया, क्यों मैंने एज्यूम किया? बिकॉज इसका एरिया वेरिएबल था, एरिया की गारंटी ही नहीं है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। तो मैंने एक अपना छोटा सा खुद रेड कलर का एक स्फीयर एज्यूम किया है। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि इस रेड कलर वाले स्फीयर से, स्मॉल स्फीयर से कितना हीट रेडिएट हो रहा है। एक बार मुझे इसका हीट मालूम चल गया, देन वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम A to B टू गेट द टोटल रेडिएशन, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो चलो dq by dt, यहाँ पे जो टेम्परेचर फॉल कर रहा है, अब इधर T1 है इधर T2, तो इधर थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस भी आएगा डेल्टा T। जैसे जैसे यहाँ से देखो T1 ज्यादा है ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल करता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ पे T1 या T2, जैसे रॉड से हीट जाता था ना, जैसे ऐसा रॉड है तो यहाँ हीट अगर मान लो 10T है, यहाँ T है, तो इधर हीट फॉल करता जाता था ना, चेंज होता था जंक्शन का, जैसे हम निकालते थे T1 T2, वैसे यहाँ से यहाँ तक भी हीट का चेंज होगा। इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T2। तो जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर फॉल करता जाएगा। तो इस स्फीयर जो मैंने स्फीयर अज्यूम किया उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा T। तो अगर मैं इसका हीट निकालता हूँ dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस स्फीयर, तो dq by dt क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा T, इतने का ही टेम्परेचर डिफरेंस, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालोगे dr, तो देखो dr कितना हो जाएगा हमारा? रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन KA। तो L कितना है? इसका थिकनेस क्या है? dx, जो थिकनेस है वही उसका लेंथ है, तो दैट इज dx अपॉन K इंटू dA। मैंने अपना एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस एज्यूम किया, जो मैंने छोटा सा पार्ट एज्यूम किया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? dr। तो dr इज इक्वल टू dx अपॉन K इंटू dA। अब dA क्या होगा? देखो dr इज इक्वल टू dx अपॉन K। dA की जगह क्या लिख सकते हो? एरिया, एरिया इज, ये जो हमारा है उसका एरिया क्या है? 4 पाई x स्क्वायर, स्फेरिकल सरफेस है। क्लियर? द सरफेस व्हिच आई हैव अज्यूम्ड दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस, रिंग नहीं है, ऐसा बोर्ड में दिख रहा है कि रिंग के जैसा, लेकिन है वो स्फीयर। तो dr इज इक्वल टू व्हाट? dx अपॉन k इनटू 4 पाई x स्क्वायर, ये हमारा dr है। तो अगर मैं dq by dt में पुट करता हूं, dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dq by dt इज इक्वल टू डेल्टा t by डेल्टा r। यहाँ पे dr मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सा रेडियस। हाँ, एक बात की गारंटी है,
कि जो इतने छोटे में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा ना वही पूरे का रहेगा। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ना सीरीज में वो सेम रहता है। तो ये जो छोटे से सेगमेंट में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा dq by dt वही टोटल का भी वही रहेगा। क्लियर? यहां से जो हीट चलेगा वही आगे बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं चेंज होता। जैसे हम यहाँ से 100 डिग्री से यहाँ पे ले जाते थे 0 डिग्री, तो अगर ऐसा मोटा वायर बना दिया, पतला वायर बना था, तो जितना dq by dt इसमें आता था वही सेम dq by dt इसमें होता था ना। तो dq by dt की गारंटी है कि ये इस छोटे से पार्ट के लिए और टोटल के लिए सेम रहने वाला है। तो dq by dt इज अ कांस्टेंट टर्म, ये नहीं बदलेगा, चाहे उस छोटे से पार्ट के लिए निकालो या यहां से यहां तक टोटल स्फीयर के थिकनेस के लिए निकालो। जैसे यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, टू रॉड्स आर कनेक्टेड, ये मोटा सा रॉड है, पतला सा रॉड है, तो जितना हीट इसमें फ्लो करेगा वही हीट इसमें फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो, करंट तो नहीं बदलेगा ना, करंट तो सेम रहेगा दोनों में। तो वही हमारा dq by dt एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो dq by dt इज इक्वल टू डेल्टा t, मतलब dt मैं लिख दे रहा हूं डिवाइड बाय dr, dr की वैल्यू लिख रहा हूं, dr इज चलो लिखो। तो क्या हो गया dq by dt इज इक्वल टू dt एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय dr, dr ये जो पूरा झंझट निकाला है मैंने, तो पुट करो, क्या हो गया dx अपॉन k इंटू dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। ये जो है मैंने बताया था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, हीट करंट, ये कांस्टेंट है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज कांस्टेंट। ये चाहे पतले के ले लो या इतने पूरे के लिए, वो सेम ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। अब अगर मैं इसको अरेंज करता हूं, इसको यहां पे ले आओ और इस dq by dt को यहीं पे पड़े रहने तो कोई, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, इंटीग्रेशन में इसका तो कुछ काम है नहीं, ये तो पड़ा ही रहेगा जहां रहेगा। तो अब हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूं, तो k इंटू dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। उसको मैंने अरेंज कर दिया जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये dq by dt, अच्छा dq by dt भूल गया मैं, dq by dt इधर ही रहने दो, हाँ नहीं अपॉन वाले को मैं इधर ले गया ना, क्लियर। ये जो पूरे टर्म को मैं यहाँ पे ले आया लेफ्ट साइड में, dq by dt वही रहने दो, इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पे ले आया। अरे तो dr क्या था, l क्या है, dx छोटा सा लेंथ जो मैंने स्ट्रिप एज्यूम किया हुआ है, तो लेंथ dx अपॉन ka, तो एरिया भी छोटा सा तो da, तो dx अपॉन da। अब dx तो आया da की जगह मैंने एरिया ऑफ दैट स्मॉल सेगमेंट क्या लिया 4 पाई x स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड, मतलब ये पूरा मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया रेजिस्टेंस की जगह। अब ये पूरे टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले आया बिकॉज मुझे अभी इंटीग्रेट करना है। dq by dt वहीं पड़ा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वही कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अच्छा उस पे अच्छा, अरे हाँ सॉरी ये के नीचे है, अच्छा हाँ ठीक है वो मिस्टेक हो गया, के यहाँ पे है, हाँ ठीक है। तो dx अपॉन k इंटू 4 पाई x स्क्वायर dq by dt, ये dq by dt जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स को अरेंज करके इंटीग्रेट करेंगे, तो देख लो जो कांस्टेंट है उन सबको साइड कर दो। ये हमारा 1 अपॉन 4 पाई k ये कांस्टेंट है, dq by dt भी कांस्टेंट है, इधर क्या आ रहा है dx अपॉन x स्क्वायर, और इधर क्या है हमारा dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करने वाला हूं, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। ये x इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, a से b तक, और ये होगा t1 से t2। जो हमारा रेडियस है उसका, जो x है स्फीयर का रेडियस, x a से स्टार्ट होके b तक जा रहा है, क्लियर। और ये हमारा टेम्परेचर t1 से लेके t2 तक। तब ये सारा टर्म तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई k dq by dt, इधर क्या होगा 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1 अपॉन x, सो -1 अपॉन x लिमिट a टू b इज इक्वल टू dt, तो dt क्या देगा t, लिमिट t1 टू t2। अब सिंपलीफाई करो इसको, तो क्या अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज a,
तो पहले अपर लिमिट पुट कर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 पाई के डी क्यू बाई डी टी माइनस 1/b माइनस ऑफ माइनस 1/a इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा t2 माइनस t1। सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा क्या होगा 1/4 पाई के डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, इधर क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/b, ये पॉजिटिव टर्म आगे लिख दे रहा हूं मैं, नेगेटिव टर्म बाद में, इज इक्वल टू व्हाट t2 माइनस t1। हमको चाहिए क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये dq बाई dt चाहिए था, बस इसको निकालो, इस सबको उधर राइट साइड ले जाओ, तो dq बाई dt इज इक्वल टू, ये सब जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये तो वही रहेगा t2 बाई t1, t2 माइनस t1 होल डिवाइड बाई, ये जो 1/4 पाई के ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई के, और ये नीचे जाएगा, तो इसका ये हमारा क्या आएगा 1/a माइनस 1/b, तो 1/a माइनस 1/, ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है व्हेन एरिया ऑफ दैट स्फीयर इज वेरिएबल। जब कांस्टेंट नहीं था, एरिया वेरिएबल था, तो उस केस में हम डायरेक्ट वेरिएबल एरिया है, लेंथ भी वेरिएबल, तो हमको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का कांसेप्ट यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर एयर का पार्ट है, वहां पे टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर क्या है T2, इससे हीट बाहर निकल रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हम कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का dq बाई dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का ही झंझट है बिकॉज़ एरिया इज वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, अपना एक छोटा सा खुद का स्फीयर एज्यूम किया, एक मैंने स्फीयर एज्यूम किया है ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। मैंने यहाँ पे एक स्फीयर एज्यूम किया, इस स्फीयर का रेडियस x है और थिकनेस dx है, तो इट्स रेजिस्टेंस dr, the resistance of this small sphere which I have assumed, resistance of this small sphere is dr is equal to what, length upon ka। तो लेंथ क्या है, मेरा जो छोटा सा मैंने स्फीयर एज्यूम किया उसका लेंथ कितना है dx, तो dx upon k da, dr is equal to dx upon k into da, da is what 4 pi x square, the area of that small surface spherical surface है ना, तो उसका एरिया क्या होगा 4 pi x square, this is what your dr is। अब उसी को मैं यूज करूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वही किरचॉफ्स लॉ, तो डेल्टा t बाय डेल्टा r, dq बाय dt इज इक्वल टू dt अपॉन dr, dr की जगह ये मैंने पूरा झंझट निकाला और रखा, dx अपॉन k 4 pi x स्क्वायर। ये जो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देखो इसमें मत कंफ्यूज होना, ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ से हीट चलेगा तो हर एक पार्ट में उतना हीट आगे बढ़ रहा है, भाई उसकी जगह बढ़ते जा रहा है, लेकिन हीट का फ्लो नहीं बढ़ेगा, हीट का फ्लो वही रहने वाला है। बिकॉज सीरीज में अगर रहते हैं बहुत सारे रॉड्स, रॉड मोटा या पतला हो, चेंज होता जाता है एरिया, फिर भी हीट का फ्लो नहीं बदलता, रेजिस्टेंस बदलने से हीट सेम ही रहता है, हीट का जो फ्लो इन सीरीज कनेक्शन वो सेम रहता है। तो dq by dt इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसी में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पे dq by dt ना, तो स्टूडेंट क्या सोचता है, ये डेरिवेटिव है तो इसको भी इंटीग्रेट मारेंगे, ये वेरिएबल है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, चाहे एरिया कम हो या एरिया ज्यादा, सीरीज में है तो सेम हीट फ्लो करेगा। तो dq by dt एक कांस्टेंट टर्म है, इस सब फंक्शन को मैं लेफ्ट साइड ले आया, तो हमारा क्या हो जाएगा dx अपॉन k into 4 pi x square dq by dt is equal to dt। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उन सबको अरेंज करो, 1/4 pi के लेफ्ट साइड में ले आया, dq by dt भी लेफ्ट साइड कर लिया, dx ऊपर था x स्क्वायर नीचे, तो dx अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे a to b, x की वैल्यू जो मैंने रिंग एज्यूम, जो मैंने अपना एक छोटा सा स्फीयर एज्यूम किया है उसका रेडियस x था, तो x की वैल्यू वेरी करेगी a to b, तो a to b dx अपॉन x स्क्वायर t1 to t2 dt। अब ये क्या होगा 1/4 pi के dq by dt, ये -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x का पावर -2 है, तो x पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, सो वी आर गोइंग टू गेट -1/x, लिमिट a to b इज इक्वल टू t, t1 to t2। अब 1/4 pi के dq by dt लिमिट पुट करोगे तो -1/b माइनस ऑफ -1/a इज इक्वल टू t2 - t1। 1/4 pi के dq by dt ये हमारा आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू t2 - t1। अरेंज कर लो, हमको फाइंड क्या करना था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dq by dt चाहिए था, तो dq by dt इज इक्वल टू, ये सारा टर्म राइट साइड ले जाओ, तो t2 - t1 एज इट इज, ये 4 pi के ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 pi के डिवाइड बाय 1/a माइनस 1/b, इसको चाहो तो एलसीएम लेके और सिंपलीफाई कर दो।